नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रज़िया रागिनी और हम मिल रहे हैं हमारे कार्यक्रम पुराने पन्ने में। आज हम एक अजीम शायर निदा फाजली जी को अपना ये प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि अनकरीब उनकी पुण्यतिथि है 8 फरवरी को। निदा फाजली जी एक अजीम शायर हैं और उनकी शायरी पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती है। उनकी सादा ज़बान और उनका जो बोलने का अंदाज़ था वो लोगों के दिलों पर बहुत गहरा असर करता था। निदा फाजली जी को एज अ शायर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हमने उनकी शरीक हयात, उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी और उनकी प्यारी सी बेटी से मुलाकात की है कि निदा फाजली जी एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में कैसी शख्सियत है। तो आइए आपसे उनकी शरीक हयात, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मालती निदा फाजली जी से मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार मालती जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपने हमारे लिए वक्त निकाला बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही सवाल पूछा जाएगा कि आपकी और निदा जी की मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात तो यूँ कहिए कि वैसे देखा जाए तो कोई ख़ास वजह से हम नहीं मिले थे। मैं शुरू में फिल्मों में और थिएटर में एक्टिंग और काम करती थी, तो नया नया मेरा फिल्मों की एंट्री का जो है स्ट्रगल चल रहा था। तो एक फिल्म मैंने साइन की थी, वहाँ पे निदा साहब मुझे वहीं मिले थे पहली बार। तो वो फिल्म में उनके गाने थे, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले वगैरह वो सब लिख रहे थे, तो वहाँ हम पहली बार मिले थे। लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। बाद में काफ़ी मीटिंगें सिटिंगें हमारे घर पे वगैरह हुई, लेकिन फिल्म नहीं बनी। लेकिन हमारी सिर्फ जान पहचान हुई और कुछ मुलाकात आगे नहीं बढ़ी, कोई बात भी नहीं बढ़ी। उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम निकल गया। उसके बाद हम वर्ली में पूनम अपार्टमेंट में रहते थे। तो जब हम ये फिल्म कर रहे थे तो वो सिटिंग के लिए आते थे हमारे घर, और मानस मुखर्जी उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे फिल्म में। तो हमारे घर पे म्यूज़िक की सिटिंग होती थी। तो उस वक्त निदा साहब बहुत बार आए हमारे घर, लेकिन उस वक्त भी वो कुछ बोलते नहीं थे, खामोश बैठे रहते थे। अच्छा। और मुंडी नीची करके ही बैठते थे, आंख भी नहीं मिलाते थे, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। ऐसे इतने रिजर्व नेचर के थे वो शुरू में। तो बातचीत का या कुछ मेलजोल का कोई सवाल ही नहीं था। और मेरी भी बहुत ही पहली फिल्म थी, नई नई थी, तो मम्मी पास बैठी रहती थी, घर के सब लोग तो आस मौका पास भी नहीं में, मिलता था। मौका भी नहीं और कोई सवाल ही नहीं था। तो वो भी दिन गुजर गए, फिर वो बंद हो गया, सब आना जाना बंद हो गया। तो ऊपर एक कोई उनके दोस्त रहते थे हमारे बिल्डिंग में, तो वो वहाँ आते जाते रहते थे। तो कभी कभी ऊपर जाते थे, ट्यूशन उनकी लड़की को कुछ दे रहे थे लिटरेचर का, तो वहाँ आते थे, फिर गुजरते थे तो हम उनको जाते हुए देखते थे कि ये जा रहे हैं, वो राइटर जा रहे हैं, इस तरह से देखते थे हम सब बहनें। सर की एक सरी की 4-5 बहनें थी, तो सब मिलके देखते थे उनको कि वो जा और रहे तब हैं। तक निदा साहब का नाम तो काफी हो चुका थोड़ा था। बहुत हुआ था उस अच्छा। वक्त, गज़लों में वो नहीं आए थे ज़्यादा, लिख चुके थे काफ़ी बाहर, लेकिन पॉपुलर नहीं हुए थे इतने। सब उनको वैसे शायर के हिसाब से बुक में जानते थे, लेकिन अच्छा। उनको खुद को कोई नहीं जानता था उस वक्त। और उस वक्त ये मीडिया भी इतना पावरफुल नहीं था ना कि इमीडिएट एक ओवरनाइट आदमी पॉपुलर हो जाए। जी। उस वक्त टाइम लगता था पॉपुलर होने में। तो वो सब आया गया हो गया। उसके बाद हम पूनम अपार्टमेंट से शिफ्ट होके बांद्रा में शिफ्ट हो गए। फिल्मों का और सब थिएटर का काम काफ़ी बढ़ गया मेरा, मैं एकदम आगे निकलने लगी, तो हम बांद्रा कार्टर रोड पे शिफ्ट हो गए। तो उनका भी स्ट्रगल का पीरियड चालू था। तो उनके पास उस वक्त पहले तो कुछ घर द्वार था नहीं, तो वो ऐसे ही कहीं भी घूमते रहते थे, पेइंग गेस्ट में रहते थे, कहीं दोस्त के यहाँ रहते थे, ऐसे ही चलता ये था। सच्चे कलाकारों की यही पहचान होती है। हाँ, तो घूमते घूमते उन्होंने भी वहाँ पे घर ले लिया, अच्छा। थार में। हाँ हाँ। पहला ही घर था उनका जो उन्होंने ले लिया था, लेकिन वो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था। एक दिन अचानक वो बैंक हमारा कॉमन था, और मेरा जो मैंने कार्टर रोड पे फ्लैट लिया था वो उनके घर से 10 मिनट के फासले पे था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। ओके। लेकिन हम आपस में नहीं मिले थे।
मेरी छोटी बहन थी, वो बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट हमारा दोनों का था, तो वो गई थी। तो वो गई तो उसको देखा निदा साहब ने, तो वो भी आए थे बैंक में, तो देखा, अरे आप लोग यहाँ रहते हैं, आप अच्छा। यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने बताया हम लोग इधर ही रहने के लिए आ गए। तो तुरंत एड्रेस वेड्रेस दिया और मिल गए। फिर वो दूसरे ही दिन सुबह सुबह आके मिले कि अरे आप लोग इधर आ गए, बहुत खुश हो गए। बस वहाँ से फिर हमारी मुलाकात का सिलसिला शुरू आगे हुआ। चला। फिर वहाँ मुझे पता भी चला कि ये शायर हैं, क्योंकि अच्छा। मैं भी वो फिल्मों का जो काम करती थी उसके साथ साथ मैंने गाने का भी स्टार्ट कर दिया था। तो जब मेरे भी गज़लों के एल्बम आने लगे, प्रोग्राम बहुत होने लगे, तो मुझे भी लोग बोलते थे कि नया एल्बम बनाइए। मैं शायर ढूंढ रही थी। अच्छा, तो ये एक मुलाकात का कोई शायर मिल जाए अच्छा। तो मैं फिर ये जगजीत जी की गज़ल चली थी, दुनिया जिसे कहते हैं, वो उन जी, दिनों, हाँ, वो जादू एल्बम का खिलौना जादू है। का खिलौना, वो पॉपुलर हो गया था। तो निदा साहब का नाम तो पॉपुलर हुआ था, लेकिन उनको कोई जानता नहीं था कि ये निदा साहब मतलब कौन है, ये निदा फाजली। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये वही है, क्योंकि मैं भूल चुकी थी। वो पहले फिल्मों के लिए जो मिलते थे उसमें कुछ नाम वाम मैंने ध्यान में नहीं दिया था। मैंने कहा है कोई राइटर, ठीक है। यहाँ जब पता चला कि मैंने कहा ये गज़ल किसने लिखी है, जी। ये गज़ल जो है वो किसने लिखी है, मुझे ऐसा ये शायर ऐसा कोई चाहिए जो मुझे एल्बम में हेल्प करे, मुझे भी एल्बम बनाना है। वो जब मेरे घर आए तब मैंने उनसे पूछा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये मैंने ही लिखी है। अरे सब ताज्जुब हो गए हम लोग। हमने कहा आपने इतनी अच्छी गज़ल लिखी है? तो बोले हाँ। तो बोले क्या है? मैंने कहा मुझे भी ऐसा एल्बम निकालना है, मुझे बहुत लोग ऑफर दे रहे हैं, कंपनी आप वाले। कहें तो एक वही गज़ल यहाँ सुनवा दें हम हाँ, अपने। वही गज़ल सुनवा दीजिए। तो दोस्तों, निदा फाजली साहब की मशहूर गज़ल जगजीत सिंह जी की आवाज़ में हम सुनते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया 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 जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया। जी, फिर आपकी मुलाकातों का हाँ, सिलसिला फिर शुरू हुआ। वहाँ से वो गानों का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनका घर तो पास में ही था और वो अकेले ही थे घर में, तो फिर वहाँ जाते थे हम डेली। फिर धीरे 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 प्रपोज कैसे किया आपको? किसने किया प्रपोज? उन्होंने ही किया। अच्छा, उन्होंने ही किया। फिर जब हमारी बहुत दोस्ती बढ़ गई ना आगे, फिर जी। ऐसा लगा कि अब उनको मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे लगा कि मुझे उनकी ज़रूरत है। तो दोनों ही बैचलर ही थे, तो दोनों की जगह खाली थी, दोनों के सुर और अल्फाज जो है वो मिल गए। हाँ। तो फिर उन्होंने, वैसे वो कुछ बोलते नहीं थे, बोलने में तो वैसे ही कंजूस थे, खुल के कभी कोई बात नहीं करते थे। जो है वो समझ लो बस उनकी बात। अंडरस्टूड होता था सब कुछ, अरे खाना वाह। पीना चलना उठना मतलब एक बैठना। शायर होके, और जहाँ हमने उनको मंचों पे देखा है वो बहुत बोलते थे। बहुत बोलते थे, बहुत एक्सप्रेस करते थे अपनी गजलों लेकिन का, अपनी दुनिया भर का। अपनी मोहब्बत को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा बहुत रहे नहीं, थे। कोई भी उनके जज्बात जो है वो कभी भी वो जाहिर नहीं करते थे। फिर आपको उन्होंने प्रपोज कुछ गा के किया या कुछ मतलब नहीं, नज्म? मुझे एक गजल लिख के उन्होंने दिया था अच्छा। कि ये तुम्हारे लिए है। अरे वाह। बस इतना ही बोले थे वो।
तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर वो गज़ल गुनगुनाएं। हाँ, तो वो गज़ल मैं सुनाती हूँ आपको 2 लाइन उसकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, मुमकिन है। वाह, बहुत खूबसूरत। तो ये मुमकिन जो है वो वाकई मुमकिन हो गया जी, और जी। आप दोनों का साथ जी हो गया। हाँ, बहुत। और कैसे शादी के बाद एक मतलब पति बनने के बाद एक शायर का जो है वो, क्योंकि पति तो पति ही होते हैं अक्सर जी, ये कहा जी, जाता है, जी। तो एज अ पति, एज मतलब शौहर, आप क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? एक्सपीरियंस यही, बस अपने आप में डूबे रहते थे। हम कोई फरमाइश नहीं कर, आम जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, घूमने चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, हमने कभी नहीं किया, हम कभी नहीं गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जाते ही नहीं थे। पहली बात तो वो होटल में खाना खाने जाना, घूमने जाना, बाहर का खाना नहीं पसंद बाहर था? क्या, घर से बाहर ही नहीं जाते थे हम लोगों को लेके। ये बच्ची के आने के बाद भी कभी वो नहीं हमारे साथ बाहर घूमने गए। जाते थे, लेकिन वो जब बाहर गांव जाते थे प्रोग्राम के लिए, मुशायरे के लिए, तो उस वक्त घूम लेते थे। तो आप आम पत्नियों की तरह नहीं शिकायत करती थी? कभी नहीं, मैं बोलती नहीं थी, मेरा नेचर भी नहीं था। मैं समझती थी कि वो जो उनका जो नेचर नहीं है, वो ज़बरदस्ती का फिर बेकार में मूड खराब होता है, घर का माहौल खराब होता है। उससे अच्छा है अगर शौक है, चल, वो हमको कभी रोकते नहीं थे कि तुम नहीं जाओ होटल में खाना, जाके खा के आओ माँ बेटी, मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा। मुझे काम है, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन मैंने कभी बोला ही नहीं उनको कि आप चलिए। बस इसी को तो प्यार कहते हैं कि आप हाँ। एक दूसरे की नज़र को, एक दूसरे के मतलब जबान नहीं, अल्फाज नहीं, लेकिन समझ लेते हैं आप। हाँ, एक दूसरे को समझ के। इसी बात पे एक आपने अभी बताया कि बहुत उनको गाना पसंद था, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हाँ। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफ़र, तू सफ़र की मंजिल है।
जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। खाने में निदा साहब को क्या ज़्यादा पसंद था? खाना भी ऐसा उनका कोई खास ऐसा टेस्ट नहीं था डिमांड नहीं उनका। था। अच्छा, टेस्ट कुछ भी था, लेकिन वो ठोकते नहीं थे हमारे ऊपर। कहीं कुछ माहौल बन गया, कोई आ गया या कोई फ्रेंड कुछ लेके आ गए तो खाते थे। नॉनवेज कभी कभी खाते थे वो, और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मुझे कभी उन्होंने फोर्सफुली बोला नहीं है कि तुम क्यों नहीं खाती हो या तुम क्यों नहीं बनाती हो या घर में क्यों नहीं लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी लाया नहीं, मैंने कभी बनाया नहीं। वो खुद लाते थे, उनको शौक था चिकन बनाने का,
तो वो खुद ही बनाते थे। अच्छा, खुद बनाते भी थे हाँ, चिकन? खुद बहुत अच्छा बनाते थे। और फिर किसी को फ़ोन करके, ये जब नहीं थी, ये बड़ी हो गई साथ में, तो फिर इसको ही बिठाते थे किचन में भी, साथ में लेके जाते थे। चलो अपन जाके चिकन लेके आते हैं, मूड बनता है तो जाके चिकन ले, दोनों बाप बेटी जाके लेके आते थे, फिर खुद ही बनाते थे किचन में खड़े रह के, फिर खुद ही दोनों मिल के खाते थे। और कभी आपने टेस्ट करने की, इतने प्यार से बनाते थे तो कभी तो टेस्ट करना ही मुझे चाहिए। कभी बोला नहीं उन्होंने कि तुम भी कोशिश करो, और मैंने कभी किया नहीं। मैं अपना अलग बैठती थी, वो लोग अपना खाना पीना निपटा लेते थे दोनों। और ये जब ये नहीं थी तो वो अपने किसी दोस्त को बुला लेते थे, अच्छा। आजा यार मैंने बहुत बढ़िया चिकन बनाया। तो दोस्तों की तो पार्टी हो जाती थी। तो वो लोग आ जाते थे, फिर मिलके सब थोड़ा सा ड्रिंक करते थे, फिर थोड़ा चिकन विकन लेट खाते नाइट पार्टीज वगैरह हो जाती थी? थे। नहीं, वो पहले करते थे, जब ये बच्ची नहीं थी, बेटी नहीं थी, तो करते थे उधर। जब हम खार में रहते थे तो बहुत पार्टियां होती थी। वो घर में अपने दोस्तों के साथ, जो उनके फिक्स थे 4-5 दोस्त, उनके साथ ही। बाकी वो कभी पार्टी में नहीं जाते थे, कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते थे। उनको वो भीड़ भाड़ में कहीं किसी के यहाँ जाना पसंद ही नहीं था, किसी के घर पे भी ज़्यादा नहीं जाते थे। बहुत क्लोज फ्रेंड हो और कभी एक आध बार बुलाया तो कभी डिनर के लिए चले जाते थे। मतलब उनकी एक अपनी ही दुनिया थी। अपनी ही दुनिया थी। हाँ। अदरवाइज बहुत से ऐसे मैंने शायर भी देखे हैं कि बहुत ज़्यादा बेबाक होते हैं, लोगों में उठना बैठना हाँ, आना हाँ, जाना। नहीं। पर निदा साहब बिल्कुल नहीं जाते थे। वो उनको जो कांटेक्ट करता था, म्यूजिक वाले भी, जो फील्ड वाले, खुद उनको कांटेक्ट करते थे, खुद आके घर पे बैठते थे, उनके साथ सिटिंग करते थे, मीटिंग करते थे, गाना लेते थे। तब वो कभी किसी के घर पे जाके या म्यूजिक डायरेक्टरों को फ़ोन किया या उसको फ़ोन किया या इससे मिले उससे मिले, कभी नहीं। कभी अपने स्ट्रगल के बारे में कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे किया, अक्सर बातें तो होती ही होंगी, तो कोई ऐसा एक इंसिडेंट जो वो बड़े बहुत ज़्यादा आपसे शेयर करते होंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा? नहीं, वो ऐसी बातें मेरे से कभी नहीं शेयर करते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे किसी को। वो उन्होंने जब अपने वो बायोग्राफी लिखी, बुक लिखी, तो बुक में सब लिखा है। जब बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कौन कौन से स्टेज से गुजरे हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी जबान से कभी किसी के सामने बायोग्राफी किस नाम, कैसे दीवारों के बीच एक पार्ट पहला लिखा था। अच्छा। फिर उसके बाद पार्ट 2 लिखा था, दीवारों से बाहर। दीवारों के बीच पहला पार्ट था। हाँ। और दीवारों के बाहर दूसरा पार्ट था। ये उनकी बायोग्राफी थी। हाँ। ये उसमें बात चीज़ें लिखा बहुत से है। लोगों को पता भी नहीं होगी। हाँ, वो बहुत बिकती है यहाँ तो। हाँ। दिल्ली में, बॉम्बे में तो बहुत मशहूर है वो बुक्स, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं वो। एक उनका लिखा हुआ फिल्मी गाना जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपको भी बहुत पसंद है कि कभी किसी को मुकम्मल। हाँ, वो गाना तो बहुत बहुत मशहूर है वो गाना। बल्कि ये जो गाना है उसकी 2 लाइन मैंने उनके मज़ार पे लिखवाई है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्सोवा में जहाँ उनको दफनाया है, जी। वहाँ पे मार्बल का पूरा बना के, एक ब्लैक मार्बल पे गोल्डन अक्षरों में लिखा है। तो क्या शेर लिखवाया आपने? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वाह, ये बहुत पॉपुलर है ना, मशहूर है। बहुत सुंदर गीत है ये। और दोस्तों, इसी बात पे हम यहाँ पर ये गीत आपको सुनवाते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कुछ आखिरी दिनों के वक्त में, या कुछ ऐसी तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो, या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ था उनको। वो तो मुशायरे में गए थे 2-3 जगह, लखनऊ गए थे या आसपास में 2-3 मुशायरे थे। फिर दिल्ली लास्ट में गए थे। दिल्ली से आए थे रात को, मंडे को उनकी डेथ हो गई, और वो सैटरडे को रात को ही आए थे बाहर से। रात को 1 बजे आए थे, और संडे के दिन पूरा दिन आराम करते थे। थोड़ा सा उनको कोल्ड हो गया था, बहुत ठंडी थी वहाँ पे सब जगह, तो हल्का सा कोल्ड हो गया हाँ, था। क्योंकि फरवरी तो यही ठंड का टाइम था महीना ना, ही रहता है। तो वहाँ बहुत कोल्ड था, तो थोड़ा सा वहाँ से आए थे तो कुछ 3-4 घंटे फ्लाइट भी लेट थी, एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा उनको दिल्ली में, ऐसा कुछ था। फिर आए रात को, इसीलिए देर से आए थे घर पे 1 बजे रात को।
दूसरे दिन वैसे तो नॉर्मल थे, थोड़ा सा बुखार और हल्का सा कोल्ड था। तो सामने डॉक्टर है, वहाँ से वो खुद जाके दवाई भी अपना लेके आए थे और बैठे हुए थे, कुछ नहीं था। रात को फिर कुछ 11 बजे मैंने खाना लगाया, वो खिचड़ी वगैरह वो भी खाया उन्होंने। और फिर इसने याद दिलाया कि आपने दवाई नहीं खाई, यहीं पड़ी हुई थी डॉक्टर की, तो वो दी इसने, बोले लेके आ, तो दिया, दवाई खाई, सो गए। फिर सुबह उठ नहीं पाए। कुछ वैसे मेजर प्रॉब्लम कुछ दिखा नहीं सामने, लेकिन वहाँ से फिर डॉक्टर को बुलाया मैंने नीचे से। मैंने कहा कि देखो ये उठ नहीं रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। वैसे 8 बजे तक तो उठ जाते, लेकिन 10 बज गए। मैंने नाश्ता चाय वगैरह सब बना के रखा था, लेकिन वो नहीं उठे। तो फिर डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने चेक किया आके, तो बोल ऐसा लगा के कुछ मशीन, तो बोला कि ऑक्सीजन उनका जो है डाउन हो रहा है, तो आप इनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। तो वो थोड़ा हमने भाग दौड़ की हॉस्पिटल की, इतने में बस वहाँ से यहाँ तक उनको लेके आए, वो यहीं पे गिर गए, उठ नहीं पाए। फिर घर में ही उनकी घर में, हाँ। बहुत अफसोस होता है एकदम अचानक ज़िंदगी में से कोई चला जाए, और आप दोनों ही ने ये सब सामने फेस किया है। अब तो ज़िंदगी उनके बगैर वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छा लिखती हैं, गाती हैं। तो अब कैसे आप कोप अप कैसे करती हैं? बस यही उनकी चीज़ों को याद करके, उनके गीतों को, उनके गानों को याद करके गुजर जाता है वक्त। और कुछ नई बुक्स उनके पब्लिश करने के लिए मैं जो भी वो बिजी रहती हूँ। जो चीज़ें नहीं छपी हैं, जो नहीं छपी है, वो छपवाने के लिए कैसे उसको लाना है, क्या करना है, उसमें लगी रहती हूँ। तो मेरा भी कुछ उसमें टाइम भी पास होता है। अभी मैं पढ़ रही थी उनका, वही बुक में पढ़ रही थी जी। तो एक 2 पेज के आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं। तो मैंने ये अभी जो एक पेज है उनका, उन्होंने अपने खुद के ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा। तो अपने बारे में ही लिखा है। तो आज पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, पीछे के जो पेज हैं उसमें जो ये बेटी का उन्होंने जिक्र किया है जी। कि कल मैं एक, वो बाप बेटे का लिखा है कि बेटा जो है वो बाप बन जाता है। जब उम्र होने लगती है तो धीरे धीरे उसके अंदर अपना बाप जागृत होने लगता है। बिल्कुल। और जो मौत जो होती है, उन्होंने पोएम भी लिखी है शुरुआत में कि मैंने उनके फादर के ऊपर, फादर की जी हाँ, वो वफात, तो काफी मशहूर भी हुई है जी। तो उससे उन्होंने शुरू किया है कि हमारे यहाँ ऐसा चलता है कि बाप मरता है और बेटा जो बाप बन के फिर जिंदा होता है, तो बाप जिंदा ही रहता है, बेटा मरता है। बाप कभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं मरता है। तो हाँ, क्योंकि बेटा ही फिर बाप बन जाता है। हाँ, फिर वो बिल्कुल। तो लिखा है कि एक बाप का, मैं भी एक बाप का बेटा था, आज मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। इसका नाम तहरीर है, वो उसी उम्र में है जिस उम्र में कभी मैं था। अपने पिता के घर में अभी हर रोक टोक पर उससे लड़ता झगड़ता। जब मेरी बात पर वो झल्लाती है तो मुझे अपना बचपन याद आता है। वाह। हाँ, एक दिन कार में मेरे करीब बैठी थी वो, हम बांद्रा से गुजर रहे थे। बांद्रा में एक बड़ी पुरानी मस्जिद है। हाँ, इसके सामने से जैसे ही कार गुजरी, उसने अचानक पूछा कि पापा ये किसका मकान है। अच्छा। मैंने कहा कि पगली, ये मकान नहीं है, मस्जिद है, खुदा का घर है। उसने मस्जिद के ऊंचे मीनारों को देखते हुए कहा, खुदा का घर इतना बड़ा। और उसके बाद मेरा दोहा मुझे ही सुनाने लगी। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। वाह वाह, बहुत मशहूर शेर और बहुत पसंदीदा लोगों का। और एक उनका शेर भी है ना कि मस्जिद है कुछ दूर, चलो यूं कर लिया जाए, किसी रोते घर से हुए मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।
बहुत सादी ज़बान थी और बहुत गहरी बात करते थे। जी। उनके कुछ दोहे जो बहुत उनके मशहूर दोहे हो, तो उनमें से कुछ एक दो दोहे जो आपको याद हो। एक एक याद आ रहा मुझे कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको उनकी कौन सी खास गज़ल पसंद थी जो बहुत पॉपुलर गज़ल हुई हो? क्योंकि जगजीत सिंह और वो तो एक ही आवाज़ थी। जगजीत सिंह की आवाज़ निदा फाजली थी और निदा फाजली जी की आवाज़ भी जगजीत सिंह थी, क्योंकि बहुत पॉपुलर गज़लें उनकी रही हैं। तो कोई ऐसी कोई ख़ास गज़ल जो आपको पसंद हो उनकी? उन्हें सफ़र में धूप तो होगी जो चल, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो नहीं। चित्रा सिंह जी ने गाई है। तो आइए दोस्तों, ये खूबसूरत सी गज़ल पेश खिदमत है।